हेलो फ्रेंड, रज़ा ISPCS सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज चलिए, जैसा कि आज फिर से हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूं अपने यूट्यूब चैनल रज़ा ISPCS सेंटर पर। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आज हम एक और नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस जिसे कहते हैं, इसका जो हमारे 72 BPSC में इससे काफ़ी क्वेश्चंस 10, 15, 12, 13 तक क्वेश्चन आता है। तो 72 BPSC जो एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, उनके लिए हम इस वीडियो को बनाते हैं, और भी दीगर एग्ज़ाम के लिए, BPSC, AEDO, दरोगा मेंस वगैरह के लिए। तो चलिए, आज हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस को टैकन करेंगे ताकि इस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर सके। तो चलिए, आज कुछ इसमें वन लाइनर पॉइंट्स भी हम कराते हैं और उसके बाद हम MCQ की तरफ चलेंगे। तो पहला हमारा रहेगा भारत शासन विकास, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास क्या था। आज हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था में भारत का संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ते हैं। संवैधानिक विकास कैसे हुआ, संवैधानिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, है ना। तो आज हम भारत का संवैधानिक विकास 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में? 2 भागों में, जैसा कि आप लोगों को ये बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो आप इस बोर्ड को आप लोग अच्छे से देखिए। पहला है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, जो 1773 से 1753 ईस्वी में ये था। दूसरा था ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, जो हुआ था, इसका समय पीरियड था 1858 से 1947 ईस्वी। इन दोनों को हम लोग पढ़ते हैं। पहला, कंपनी के शासन हेतु क्या बोला है, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। क्या क्या अधिनियम था कंपनी के द्वारा जो पारित किया गया था अधिनियम, वो सारे अधिनियम को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, ऑनलाइनर के फैक्चुअल के तौर पे। पहला, ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। ये पॉइंट याद रखना है हर किसी को कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। कौन सा कहेगा? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, यानी कि उनकी हेल्प करने के लिए क्या 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का क्या किया गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया, तथा फ्रांसिस क्लेवार्निंग, मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। समझ में आया? अगला, सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया, तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेशी नीति में मद्रास और मुंबई को प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी करना था। क्या था? अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1874 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, यानी कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत शुरू किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कब? 1774 में किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अगला पॉइंट है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने की प्रतिबंधित किया गया। क्या कि कंपनी के जो भी कर्मचारी को निजी व्यापार, यानी कि प्राइवेट व्यापार तथा भारतीयों से उपहार लेने से क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया। अगला पॉइंट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक किया गया, यानी कि किस एक्ट के द्वारा राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथकीकरण, यानी कि अलग किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस एक्ट में निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। और अगला पॉइंट है कि 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया।
अगला पॉइंट है कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई, यानी कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई। तो अगला पॉइंट और हम लोग देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। तो याद करिएगा कि ये दोनों अधिकार सबसे पहले किसने प्राप्त किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। फिर 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए बढ़ा गया, 20 वर्ष के लिए बढ़ा गया। और 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। क्या बोल रहा है कि 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए क्या है, बढ़ा दिया गया। और 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारत में, यानी कि पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। किस एक्ट के तहत, तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और कंपनी का जो भी एकाधिकार था, बाजार व्यापार था, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा, लेकिन सिर्फ चीन के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा और बाद बाकी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बोला, फिर 1833 का चार्टर अधिनियम आया और बंगाल के गवर्नर जनरल को का पोस्ट खत्म करके पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया और देश का जो भी शासन प्रणाली था सभी को केंद्रीकरण कर दिया, केंद्र के अधीन कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कंपनी के समस्त व्यापारी कार्य समाप्त कर दिए गए। कंपनी का जितना भी व्यापारी कार्य था सभी को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, समाप्त कर दिया गया। तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे और भविष्य में उसे क्या करने थे, केवल पॉलिटिशियन ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी कि चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। एक कानूनी सदस्य यानी कि चौथा सदस्य को क्या किया, शामिल किया और सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। किसको, मैकाले को कानूनी रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्ति के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। यानी कि योग्यता से रिलेटिव मापदंड लागू किया और जो भी भेदभाव होते थे पहले किसी भी पोस्ट में वैकेंसी या किसी भी नौकरी लगने के लिए, उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया और हर आदमी अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से नौकरी पाते थे। फिर 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक करने की व्यवस्था की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कार्यपालिका शक्ति को पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया, 1853 का। यानी कि विधायिका शक्ति और कार्यपालिका शक्ति को अलग करने के लिए किस एक्ट के द्वारा व्यवस्था की गई, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। विधि निर्माण, जो कानून बनाने वाले विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिससे आगे चलकर भारतीय यानी कि केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जब भारत में या कहीं भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ के लिए क्या किया, एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसे बोला जाता है खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ की गई। तब से 1853 के चार्टर एक्ट में ही इस चीज़ का जिक्र था। तब से अभी तक भारत में खुली व्यवस्था के लिए जो भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है उसके लिए प्रतियोगिता एग्ज़ाम होती है। तो आप लोगों को आशा होगा कि ये सारे जो ये टॉपिक से ऑनलाइन चीज़ थे उसको मैं क्लियर किया। अब हम इस टॉपिक से जो भी MCQ बन रहा है, घटनाचक्र पुनरावलोकन का है, इस सभी क्वेश्चन को मैं बारीकी से डिस्कशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। आप लोग सिर्फ बने रहिए और वीडियो को देखिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। इसका एक्सप्लेनेशन बोला है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और 1774 ईस्वी में कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? तो सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे कलकत्ता उच्च न्यायालय के। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका हम लोग पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल बात है, इसी एक्ट के द्वारा किया गया था। अगला, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। अभी लेमेस्टर नहीं था, सर एलिजा इम्पे थी। तो अब ये स्टेटमेंट 2 क्या हो गया? गलत हो गया। सही वाला चुनने के लिए बोला था, सही का आंसर ए हो जाएगा। केवल एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा क्या है? गलत है, लेमेस्टर नहीं होगा। अगला, इसका दूसरा स्टेटमेंट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है, अब हमें समझना है। पहला स्टेटमेंट मिलान करना है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना बताइए। नियंत्रण परिषद की स्थापना किस में? तो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, पिट्स का अधिनियम भारतीय 84 1 का 2। फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था? तो सभी को बात पता है कि किसके द्वारा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला, इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो 3 का 3 चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833। तो याद रखिएगा सब, नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, यानी कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, इतना याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 का रेगुलेटिंग के एक्ट के तहत। फिर इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किसके तहत? तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन है? नियामक अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पिट्स का भारतीय सुप्रीम कोर्ट का क्या? अगला, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। ये सब चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? सबको पता होगा, अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे? कूट का सही उत्तर चुनना है। तो पहले 1813 का चार्टर अधिनियम, बिल्कुल है, 1813 का चार्टर एक्ट, इसके तहत ये नींव पड़ी। दूसरा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। और प्राच्य विद एवं आंग्ल विद विवाद, इन तीनों, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इन तीनों के तहत नींव पड़ी थी। चलिए एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ लेते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। क्या है समझ बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को क्या कर दिया? हतोत्साहित, यानी कि दबा दिया, और अपनी पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को क्या किया? बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने की प्रावधान को अपनाया गया था। और 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये के अनुदान की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे। समिति में कितने? 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिनमें से आंग्ल एवं प्राचार्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। आंग्ल यानी कि आंग्ल शिक्षा के समर्थकों ने नेता ट्रेविलियन थे, जबकि HT प्रिंसेप प्राचार्य यानी कि ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे।
इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। तो सबको याद हो गया कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम किस अधिनियम, किस एक्ट के तहत, 1835 को लॉर्ड मैकाले प्रस्ताव के स्वीकृत करके भारत में अंग्रेजी, तो लॉर्ड मैकाले को ही शिक्षा का बोला जाता है भारत में। अगला जा, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? सर तो अभी पढ़ के आए थे 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, इसी में इस सबको क्या किया था, एंड कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। ये आंसर होगा। अगला एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी को समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। यानी कि 1800 चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया और भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक ही अधिकार करना था। अगला पॉइंट है ब्रिटिश संसद के, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार को समाप्त कर दिया था तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। याद रखिएगा क्वेश्चन कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही स्टेटमेंट चुनना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्यों क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज या क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। दूसरा भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये बिल्कुल बात गलत था, ब्रिटिश के नियंत्रण में नहीं आया था। क्लियर? तो कंपनी का एकाधिकार, तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, तीसरा क्या है? गलत है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ते हैं क्या है। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार यानी कि चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया गया। तो साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का एक अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं था। इस प्रकार प्रश्नगत 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। तो ये सब चीज़ें सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो अभी हम लोग पढ़ के आए थे 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट के तहत भारतीय लोगों को क्या क्या संभव बनाया, और खुली प्रतियोगिता परीक्षा इसी एक्ट के तहत ना। चलिए, चार्टर एक्ट 1853 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद
अथवा सेवा के आयोग नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी मुख्य आधार बनी, यानी कि 1853 नहीं होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, यानी कि उस टॉपिक से क्वेश्चन इतना ही था तो खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। अगला, ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1853 के द्वारा भारत शासन ब्रिटिश ताज, है ना, ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना, यानी कि भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय शासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। संपूर्ण शक्ति की क्या निहित थी, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। अगला पॉइंट है, इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावित हो सकता था। 6 माह तक कितना था प्रभावित हो सकता। अगला पॉइंट है, भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। यानी कि कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को क्या कर दी, बढ़ा दी गई। और अगला पॉइंट बोलता है, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। और क्या बोला, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्य को केंद्रीय विधान परिषद में जो भारतीय सदस्य थे उसको वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस देकर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। लेकिन उसमें 2 पॉइंट का अलाउ नहीं था। क्या नहीं था, पूरक प्रश्न पूछना और मतदान का अधिकार नहीं था, यानी कि आप मतदान वोट नहीं दे सकते थे। अभी तक वोट देने के लिए हम लोगों को इजाजत नहीं था भारतीय लोगों को, और पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अगला पॉइंट है, सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी कि सीमित अर्थों में, यानी कि ज़्यादा नहीं, बहुत मात्रा में क्वेश्चन नहीं पूछना है, सीमित दायरा में रह करके क्वेश्चन पूछना है ना। निर्वाचित पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। और इस अधिनियम की विशेषता ये भी थी कि सीमित दायरा में छोटे मोटे तौर पर निर्वाचित पद्धति का क्या कहता, आरंभ कर देना और जल्दी सिलेक्शन करा लेना है, जो भी रहे वो सब। भारत परिषद अधिनियम 1909 को पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से भी जानते हैं इसे, यानी कि इसी को 1919 भारत परिषद अधिनियम को 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909 को पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। और अगला पॉइंट है, इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। याद रखिएगा कि इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया, जो पार्लियामेंट्री एक्ट 1909 था उसी में शामिल किया गया था, है ना। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानीय शक्ति को बढ़ा दिया। यानी कि इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को क्या ताकत को बढ़ा दिया, और परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दे दिया गया इसी के तहत। और इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। यानी कि याद रखिएगा कि किस अधिनियम के तहत 1809 का पार्लियामेंट्री अधिनियम जो लाया, इसी में मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अगला पॉइंट है, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 को। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई।
यानी कि किस अधिनियम के साथ भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू करा दिया गया। यानी कि इसमें मुस्लिम के अलावे सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों को भी इसमें क्या कर दिया? लागू करा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। यानी कि भारत में पहली बार किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। अब क्वेश्चन ये भी क्रिएट होता है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों में सभी विषयों को बांट दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अगला पॉइंट है, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। बार बार क्वेश्चन पूछेगा, द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू किया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अगला पॉइंट है, भारतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। यही अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग पहली बार किस अधिनियम में किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था। यानी कि इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। तो बार बार क्वेश्चन आता है कि भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा शुरू हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आएगा किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगला पॉइंट है, भारत में मुद्रा एवं शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। याद रखिएगा, भारत में मुद्रा एवं शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन आएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इस समिति में सम्मिलित किया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम में? तो 1937 में। भारत शासन 1935 अधिनियम के तहत 1937 में किया गया था। इस अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश सरकार से अलग कर दिया गया। यानी कि बर्मा को ब्रिटिश सरकार से अलग कर दिया गया किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ और 2 नए प्रांतों का निर्माण हुआ, एक सिंध और दूसरा उड़ीसा, जो वर्तमान समय सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, उड़ीसा भारत में पड़ता है। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। और अगला पॉइंट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त करके दोनों डोमिनियन राज्यों के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। हमारा टॉपिक यहाँ पे ऑनलाइनर थ्योरी वाला जो था वो खत्म हो गया। अब हम इस टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए हम लोग चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। क्या होता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है। यानी कि और चुनना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है, ये हमें चुनना है। तो सबसे पहला पॉइंट है एक क्या कह रहा है कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। बिल्कुल बात गलत है, 7 नहीं था,
10 था। कितना था? 10 था शायद। हाँ, अगला दूसरा क्वेश्चन है, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। बिल्कुल बात ये सही है। क्या है? ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा, प्रांतीय और केंद्रीय विषय में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। बिल्कुल बात सही है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। केवल 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं क्या है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया था, जिसमें स्वराज, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुख के रूप में 5 सदस्य शामिल थे। 1874 में इसमें छठा सदस्य लोक निर्माण विभाग हेतु जुड़ा। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई थी, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु नामित किया जाता था। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया था। हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है और ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया। 20 जून 1892 को लागू किया। दूसरा, कुल 24 सदस्य के में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। और तीसरा पॉइंट है, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बिल्कुल नहीं दिया था, तीसरा नहीं दिया था, वो दोनों नहीं है। इसका आंसर स्टार माना है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है। आयोग, छत्तीसगढ़ पीसीएस आयोग ने स्टार माना, इसका आंसर दिया ही नहीं है। लेकिन इसका 3 तो गलत है, तो सही उत्तर के लिए 3 जिसमें होगा वो आंसर गलत हो जाएगा। तो 1 और सी होगा नहीं, 2 और 4, 1, 2 और 4 पे डॉट है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ने क्लियर होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई तथा यह 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया। इस प्रकार कथन 1 सही नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट 1 भी क्या हो गया? गलत हो गया। 1 भी स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ 3 तो गलत है, तो 1, 3 वाला क्या होगा? तो इसका आंसर केवल डी होना चाहिए था, 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 तथा न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई थी, जो कि ऑप्शन बी में भी गलत है। यानी कि ऑप्शन 2 भी गलत होगा इसका। यानी कि इसका 2 भी गलत है, 1 भी गलत है, 3 भी है, तो इसलिए इसका आंसर कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है। अगला, इन अतिरिक्त सदस्यों में कम से कम आधे गैर सरकारी होने थे। तथ्य संबंधी नियमों के तहत इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 सरकारी सदस्यों और 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। उल्लेखनीय है कि इन गैर सरकारी सदस्यों में भारतीय और यूरोपीय दोनों, यानी कि जो क्राउन की सैन्य या नागरिक सेवा में न हो, शामिल थे। इन प्रकार कथन 2 सही नहीं है। यानी कि 2 भी स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट भी गलत हो गया। अब एंड थर्ड की तरफ चलते हैं। 1892 के अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार में 6 दिन की पूर्व नोटिस देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, परंतु पूरक प्रश्न पूछना अलाउ नहीं था। क्या नहीं था? पूरक प्रश्न पूछना अलाउ नहीं था। इस प्रकार कथन 3 भी गलत है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो हम लोग पढ़े थे भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। इसका एग्जैक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति भी दी, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। अभी भी इस अधिनियम के तहत 6 दिन पहले नोटिस देकर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसमें परंतु पूरक प्रश्न पूछना अलाउ नहीं था। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधियों की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम के द्वारा किया गया था, जो याद होगा सब किसी को। अगला इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या भारत परिषद अधिनियम 1909
जिसे पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रावधान किया गया था। तो हमेशा याद रखना कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो पार्लियामेंट्री सुधार 1909 के तहत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1909 का अधिनियम संबंधित है किससे? तो पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, यानी कि पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? अभी हम लोग पढ़े थे भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका क्या होगा? उपर्युक्त कोई सही नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बिल्कुल, संघीय न्यायालय 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में किया गया था, 2 साल बाद, जो कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन, अभी हम लोग पढ़े थे, द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1909 यानी कि अधिनियम भारत अधिनियम 1909 के तहत केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम स्थापित किया गया था। याद रखिए, केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम कब लागू हुआ था? किस अधिनियम के तहत? 1909 के अधिनियम के तहत लागू हुआ था, है ना। 1909 गलत है, 1909 नहीं होगा, सॉरी, 8 का क्या हो गया? 1909 नहीं होगा, 1909 नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर स्वतंत्र भारत सरकार अधिनियम 1935, अभी पढ़े, भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि ऑप्शन इसका सी होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ते हैं, क्या है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ, भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1909 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। पहला आरक्षित यानी कि रिजर्व, दूसरा हस्तांतरित विषय यानी कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को शामिल किया गया था। दोनों को अलग अलग करके इसको शामिल कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? अभी हम लोग पढ़े भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, बिल्कुल याद हो गया आप सभी को कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं, है ना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर क्या होगा? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जब भी आ जाए उसको समझदारी से करना है दोस्तों। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था थी। क्या स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल ये बात सही है, यानी कि प्रांतों में कार्यकारिणी की सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था थी, बिल्कुल है। लेकिन दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था थी, ये बात गलत है। मुसलमानों के लिए इसमें नहीं था, आगे वाला में था। अगला तीसरा, केंद्र सरकार प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण था, ये बात सही है। तो इसका आंसर 1 और 3 स्टेटमेंट क्या है? सही है, बाद में की दूसरा गलत है स्टेटमेंट। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़े। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 किसके द्वारा पारित अधिनियम था? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को क्या करना था? बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। तो किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो इस अधिनियम को, तो याद रखिएगा, भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू। भारत सचिव कौन था? एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में डुअल यानी कि द्वैध शासन स्थापना की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया।
अ में हुआ आरक्षित, अब ब हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषय का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया था। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। साथ का 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन यानी कि डुअल डायआर्की सिद्धांत किसने निर्दिष्ट करता है? किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका आंसर होगा प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो वर्गों में विभाजन। कितने वर्गों में? दो वर्गों में क्या कर दिया था? विभाजन कर दिया गया था। यानी कि भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन यानी कि डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो प्रांतों में प्रायोजित विषयों का दो वर्गों में विभाजन। कितने वर्गों में? दो वर्गों में विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित यानी कि रिजर्व और अंतरित यानी कि ट्रांसफर विषय के अंतर्गत बांटे गए थे। यानी कि कौन सा सही स्टेटमेंट है? तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? तो स्टेटमेंट इसका होगा न्यायालय प्रशासन, न्याय प्रशासन बिल्कुल सही है। और स्थानीय प्रशासन ये बात नहीं था। फिर तीसरा भू राजस्व में और चौथा पुलिस में। तो 1, 3, 4 इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन यानी कि डायआर्की की स्थापना की थी। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकार के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। पहला आरक्षित, दूसरा अंतरित। अंतरित को हस्तांतरित ट्रांसफर्ड भी कह सकते हैं में विभक्त किया गया। आरक्षित विषय के अंतर्गत न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को शामिल किया गया था, जबकि हस्तांतरित विषय के तहत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा व्यवस्था, कृषि आदि को रखा गया। हस्तांतरित में है ना, आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषय का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सब। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? यानी कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो उसका नाम है किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। भारत सरकार 1919 के तहत किया गया था। एक्सप्लेनेशन क्या है कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से शुरू हुआ, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर सी माना था, जिसे संशोधित कर कुंजी में परिवर्तित कर विकल्प डी सही माना है। इसका आंसर डी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919, क्योंकि झारखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। कहते हैं भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, यानी कि किस अधिनियम के तहत? यानी कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? तो भारत सरकार 1919 अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा बनाया गया था। अगला इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। याद रखिए, केंद्र में द्विविधान पालिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत की गई थी। ऊपरी सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा को, है ना। निचली सदन लोकसभा को। तो ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था। बैठक से कितने वर्ष? 3 वर्ष। और वो राज्य परिषद 5 वर्ष, बैठक से 5 वर्ष कहलाता था। तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्य का प्रावधान था। कितने सदस्य का? 140 सदस्य का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित था। जिसमें से कितने निर्वाचित से? 100 निर्वाचित से और 40 को मनोनीत थे।
जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी, जिसमें से अधिकतम कितने 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 निर्वाचित तथा 27 मनोनीत होने का प्रावधान किया गया था। जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 और बाद में 102 निर्वाचित प्लस 41 मनोनीत हुआ। यानी कि 143 में से 100 निर्वाचित होना था और 41 को मनोनीत होना था, तथा फिर से 145 हुआ जिसमें से 104 निर्वाचित और 41 को मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण उनके उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्य की संख्या में शामिल कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या होता है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो अभी पढ़े 1919 का एक्ट लाया। अगला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार में 1919 मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार क्या स्टेटमेंट सही है? तो 1909 का होगा, तो बिल्कुल एक स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि, बिल्कुल बात गलत है, नहीं हुआ था इसमें। दूसरा स्टेटमेंट है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल 2 स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर केवल 2 सही होगा। इसका आंसर केवल क्या होगा? 2 सही होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए थी। ये था सीमित वर्गों की महिला के लिए, सभी महिला के लिए नहीं थी, और सभी महिलाओं के लिए व्यस्त मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन 2 सही है, इसका आंसर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? यानी कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर से स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है और इसका ऊपर दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो हम लोग सही करेंगे, क्या होगा? पहला स्टेटमेंट, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ये बात बिल्कुल सही है ना? और खुली प्रतियोगिता आ गया था। अगला दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। ये भी बात सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला इसका एक्सप्लेनेशन, भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा यानी कि ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग का स्थापना से हुआ था। 1855 से इस हेतु प्रतियोगिता परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुसार वर्ष 1922 इसमें ICS की परीक्षा भारत में होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। और 1930 ईस्वी के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक हो चुका था। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय विधानसभा का या केंद्रीय निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ या हुए? स्टेटमेंट में से सही उत्तर चुनना है। क्या करना? सही उत्तर को चुनना है। तो कौन सा होगा? A और C इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। A और C 1926 और 1945 वाला। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चल प्रश्नगत की बात बोला है कि प्रश्नगत वर्षों में वर्ष 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। याद रखिएगा कि प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा का चुनाव भारत शासन अधिनियम भारत शासन 1919 के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो अंतिम 1945 में। कब किया गया था? 1945 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किसमें? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में है। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम के से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 127 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्ति किया गया है? निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया है। 1935 संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रवृत्ति किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो ये होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देसी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से कौन नहीं था? यानी कि जो इसमें से था वो कौन नहीं था? तो दूसरा ऑप्शन है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ये बात बिल्कुल क्या था? गलत था और बाद बाकी सभी सही थे। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो बिल्कुल बार 1935 अधिनियम के तहत केंद्र में राज्य और केंद्र की बात करें, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू हुआ था, तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। याद रखिएगा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? बिल्कुल पहले भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई है? अवशेष शक्तियां तो गवर्नर जनरल को। याद रखिएगा, किसको? गवर्नर जनरल को अवशेष शक्तियां दी गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी कैसी? भारत संघ थी, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली भारत संघ यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया थी, जिसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देसी रियासतों से मिलाकर होना था। प्रस्तावित भारत संघ द्विस्तरीय होना था, जिसमें एक केंद्रीय कार्यपालिका और संसद तथा इसके नीचे प्रांत एवं रियासतों की सरकारों द्वारा प्रावधान था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर ए अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन दिया गया है, जो कि सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, सबको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थानीय अवयव नहीं है? क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो ऑप्शन ए पर ध्यान दीजिए, देश के लिए लिखित संविधान। उस समय संविधान तो बना नहीं था, तो कैसे हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर यही गलत है, बाद बाकी तीनों सही है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था।
अन्य 3 विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, क्या बोलता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबको याद है भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान का क्या है, ये प्रमुख स्रोत के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। अगला है एक एक्सप्लेनेशन है, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। यानी कि भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा जो है जिसमें से बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार है, पहला संघात्मक सरकार की स्थापना, दूसरा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, तीसरा प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना करना, चौथा द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, पांचवा प्रांतीय शासन व्यवस्था, छठा प्रांतीय विधानमंडल, सातवां केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा आठवां फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। ये सब सारा चीज़ 1935 के भारत शासन अधिनियम में शामिल है। याद रखिएगा, संघात्मक सरकार की व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना, तीसरा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, और चौथा द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल होना चाहिए, पांचवा प्रांतीय शासन व्यवस्था होना चाहिए, छठा प्रांतीय विधानमंडल होना चाहिए, सातवां केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन हुआ था, आठवां फेडरल न्यायालय की स्थापना भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? सभी को पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के भारत बर्मा से क्या हो गया था, अलग हुआ था। और 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान के अनुसार 1937 में बर्मा भारत से अलग हो गया था। बर्मा भारत से क्या हो गया था, अलग हो गया था। तो आज हमारा ये जो टॉपिक था वो एंड हो गया आज। तो इतना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी में आगे